नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट पीएमटी पॉइंट पर। मैं डॉक्टर हर्ष फौजदार और मैं स्टार्ट करूंगा आपका लेक्चर सेकंड। देखिए दोस्तों, सेल बायोलॉजी के अंदर अपन ने लेक्चर फर्स्ट के अंदर जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ सेल बायोलॉजी पढ़ लिया था जिसके अंदर अपन ने सेल की डेफिनेशन की, वो स्ट्रक्चरल यूनिट कैसे है, वो फंक्शनल यूनिट कैसे है। इसके बाद अपन ने यूनिसेल्युलर मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म के बीच में डिफ्रेंसिएशन पढ़ लिया था। उसके बाद दोस्तों अपन ने प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल के बीच में जनरल डिफरेंस देखा था न्यूक्लियस के बेस पे, कि एक न्यूक्लियस के बेस पे अपन कैसे उसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। तो दोस्तों उसी टॉपिक को मैं आगे कंटिन्यू कर रहा हूँ और प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल के बीच में जो भी डिफरेंसेस आपसे पीएमटी के अंदर या किसी भी बोर्ड परीक्षा के अंदर पूछे जा सकते हैं वो अपन यहाँ पर देखेंगे। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहला जो डिफरेंस यहाँ पे देखा जा सकता है प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल के बीच में, वो है साइज़ को लेके, कि जो सेल का साइज़ है वो किस में ज़्यादा होगा। तो हमारे दिमाग में वैसे ही पहले से ही फिट होता है कि जो प्रोकैरियोटिक सेल है वो एंशिएंट सेल है, पुरानी कोशिका है, और यूकैरियोटिक सेल है वो नई है। तो अपन साइज़ में वैसे देख सकते हैं कि जो प्रोकैरियोटिक सेल का जो साइज़ होगा वो छोटा होगा और यूकैरियोटिक सेल का जो साइज़ होगा वो बड़ा होगा। तो साइज़ को लेके यहाँ पे अपन देखें तो जो प्रोकैरियोटिक सेल है उसका साइज़ हो जाएगा 0.125 माइक्रोन या माइक्रोमीटर, और जबकि यूकैरियोटिक सेल का साइज़ देखें तो वो कितना हो जाएगा दोस्तों 5 to 20 माइक्रोमीटर। मतलब यहाँ पे अपन देख सकते हैं कि जो प्रोकैरियोटिक सेल का साइज़ है वो कैसा है, छोटा है, और जो यूकैरियोटिक सेल का साइज़ है वो कैसा है, बड़ा है। और अपन बैक्टीरिया को देखें, बैक्टीरिया जीवाणु सबने सुना होगा, तो उसका साइज़ माना गया है 3 to 5 माइक्रोमीटर। और अपन ऑन एन एवरेज देखें तो वहाँ पे बैक्टीरिया का जो साइज़ है उसको 2 माइक्रोमीटर माना गया है। तो ये था साइज़ के ऊपर। तो प्रोकैरियोटिक सेल कैसी हो गई, छोटी हो गई, और यूकैरियोटिक सेल कैसी हो गई दोस्तों, बड़ी हो गई। चलिए यहाँ पे अपन सेकंड डिफरेंस देखें तो सेकंड डिफरेंस है सेल वॉल मेड अप ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकेन इन बैक्टीरिया एंड एब्सेंट इन माइकोप्लाज्मा। तो दोस्तों अपन प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर, जैसे मैंने एग्जाम्पल की बात आपसे लास्ट लेक्चर में की थी कि इसके अंदर बैक्टीरिया आते हैं, इसके अंदर बैक्टीरिया के अंदर भी जो आर्की बैक्टीरिया हैं, यू बैक्टीरिया हैं, वो आते हैं। इसके अलावा एक होता है ब्लू ग्रीन एल्गी, नील हरित शैवाल, या फिर उसको अपन साइनोबैक्टीरिया के नाम से भी जानते हैं। और थर्ड होता है माइकोप्लाज्मा। तो दोस्तों अपन देखें बैक्टीरिया की जो सेल वॉल होगी वो किसकी बनी होती है, पेप्टाइडोग्लाइकेन की बनी होती है। किसकी बनी होती है, पेप्टाइडोग्लाइकेन की, जो एक क्या होता है, म्यूकोपेप्टाइड होता है। और दोस्तों अपन माइकोप्लाज्मा की बात करें तो माइकोप्लाज्मा के अंदर जो सेल वॉल है वो क्या होगी, एब्सेंट होगी। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पीएमटी में पूछा गया है, स्टेट पीएमटी में भी पूछा गया है कि जो माइकोप्लाज्मा है उसके अंदर क्या होती है, सेल वॉल एब्सेंट होती है, और वो किस किंगडम का मेंबर है, वो मोनेरा का मेंबर है। ये मैं आपको लास्ट लेक्चर में बता चुका हूँ। और आपको अभी क्या याद रखना है कि माइकोप्लाज्मा के अंदर सेल वॉल क्या हो गई, एब्सेंट हो गई। और जो बैक्टीरिया है उसकी सेल वॉल किसकी बनी होती है, पेप्टाइडोग्लाइकेन की बनी होती है। और पेप्टाइडोग्लाइकेन क्या है, एक म्यूकोपेप्टाइड है। क्लियर है ये चीज़ दोस्तों। अपन डिफरेंस के व्यू से देखें तो यहाँ पे यूकैरियोटिक सेल में कौन कौन आ गए, यूकैरियोटिक सेल में प्रोटिस्टा आ गया, फंजाई आ गई, उसके बाद प्लांटी आ गया, एंड देन एनिमेलिया। तो दोस्तों यहाँ पे अपन देखें प्लांट्स की जो सेल वॉल होती है वो किसकी बनी होती है, सेल्यूलोज की बनी होती है। और सेल्यूलोज क्या है, एक कार्बोहाइड्रेट है दोस्तों। सेल्यूलोज क्या है, कार्बोहाइड्रेट है। चलिए अगला है एनिमल्स के अंदर सेल वॉल क्या होती है, एब्सेंट होती है। हमारी एनिमल सेल कोई भी होगी उसके अंदर कोई भी सेल वॉल नहीं होगी। प्लांट्स के अंदर सेल वॉल होती है और किसकी बनी होती है, सेल्यूलोज की बनी होती है। और फंजाई की अपन बात करें, फंजाई की जो सेल वॉल बनी होती है वो किसकी बनी होती है, काइटिन की बनी होती है। चलिए और प्रोटिस्टा की बात करें, देखिए दोस्तों RH विटेकर के अकॉर्डिंग जो प्रोटिस्टा है वो बहुत ही अपन देख सकते हैं कि यहाँ पे काफ़ी कन्फ्यूजिंग था। और यहाँ पे जो RH विटेकर ने जो मात खाई थी अपने क्लासिफिकेशन में वो प्रोटिस्टा में ही खाई थी, क्योंकि यहाँ पे उन्होंने जो मेंबर रखे थे उनमें काफ़ी ज़्यादा खुद में ही काफ़ी ज़्यादा अंतर था। मतलब अपन देखें प्रोटिस्टा के अंदर प्लांट्स जैसे कैरेक्टर रखने वाले भी कई ऑर्गेनिज्म रखे गए थे, और एनिमल्स जैसे कैरेक्टर रखने वाले ऑर्गेनिज्म भी इसके अंदर रखे गए थे। मतलब मैं कहना चाह रहा हूँ जो फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं वो भी कई एनिमल्स इसके अंदर ऑर्गेनिज्म इसके अंदर रखे गए थे, और जो फोटोसिंथेसिस नहीं कर रहे हैं, जो दूसरों पर डिपेंड हैं, वो भी इसके अंदर रखे गए थे। तो सर इसका फिर बेसिस क्या था प्रोटिस्टा में रखने का, तो इसका बेसिस जो था वो क्या था, वो था यूनिसेल्युलर यूकैरियोट्स। मतलब इसके अंदर उस ऑर्गेनिज्म को रखा जाएगा जो कैसा है, जिसके अंदर एक कोशिका है, मतलब यूनिसेल्युलर है, और वो यूकैरियोटिक है। बस ये चीज़ देखी थी RH विटेकर ने, और इसके अंदर उसको
ऑर्गेनिज्म को डाल दिया था, चाहे वो फोटोसिंथेसिस कर रहा है नहीं कर रहा, सेल वॉल है नहीं है, उस चीज़ पे उन्होंने ध्यान नहीं दिया। और यही इस किंगडम का ड्रॉबैक भी था। तो प्रोटिस्टा के अंदर अपन देख सकते हैं एनिमल जैसे भी आते हैं और प्लांट जैसे भी ऑर्गेनिज्म आते हैं। तो इसके अंदर सेल वॉल जो है वो प्रेजेंट हो भी सकती है और सेल वॉल क्या भी हो सकती है दोस्तों, एब्सेंट भी हो सकती है। क्लियर है? तो सेल वॉल को लेके कोई भी क्वेश्चन आएगा प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक को लेके तो आप क्लियर कर सकते हो। मैं दोबारा इसको रिवाइज कर रहा हूँ। जैसे मोनेरा के अंदर अपन बात करें, मोनेरा के अंदर बैक्टीरिया आता है, बैक्टीरिया की जो सेल वॉल होती है किसकी बनी होती है, पेप्टाइडोग्लाइकन की बनी होती है। और जो माइकोप्लाज्मा है उसके अंदर सेल वॉल क्या होती है, एब्सेंट होती है। अपन ब्लू ग्रीन एल्गी की बात करें तो उसके अंदर भी ब्लू ग्रीन एल्गी नील हरित शैवाल, उसकी भी सेल वॉल जो होती है वो सेल्यूलोज की बनी होती है। आगे अपन बात करें इधर यूकैरियोटिक में तो प्लांट्स की सेल्यूलोज से, एनिमल्स के अंदर एब्सेंट होती है, फंजाई की काइटिन से, और प्रोटिस्टा के अंदर प्रेजेंट हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है अपना झिल्ली युक्त कोशिकांग अनुपस्थित, मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनेल्स एब्सेंट। मतलब जो प्रोकैरियोटिक सेल होगी उसके अंदर कोई भी ऐसा सेल ऑर्गेनेल, कोई भी ऐसा कोशिकांग जिसके अंदर झिल्ली है, मेम्ब्रेन है, वो नहीं पाया जाएगा। है सर? हाँ बिल्कुल, आप इसको ऐसे मान लो कि एकदम ट्रिक से याद रख सकते हो कि कोई भी झिल्ली वाला मतलब जिसके अंदर मेम्ब्रेन है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, क्लोरोप्लास्ट हरित लवक हो गया। क्लोरोप्लास्ट प्लास्टिड के अंदर एक लवक है, प्लास्टिड है, उसके अंदर 3 लवक आते हैं। तो उसके अंदर अपन देख सकते हैं कि क्लोरोप्लास्ट हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, इन दोनों के अंदर 2 मेम्ब्रेन होती हैं, डबल मेम्ब्रेन वाले सेल ऑर्गेनेल है। लेकिन प्रोकैरियोटिक के अंदर क्या होगा, हमने अभी बात ही कर ली कि प्रोकैरियोटिक के अंदर तो कोई भी मेम्ब्रेन वाला होगा ही नहीं, तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या हो गया, एब्सेंट हो गया। माइटोकॉन्ड्रिया क्या हो गया, प्रोकैरियोटिक के अंदर एब्सेंट हो गया, और क्लोरोप्लास्ट भी क्या हो गया, एब्सेंट हो गया। अब बहुत सारे ऐसे सेल ऑर्गेनल जिसके अंदर एक एक मेम्ब्रेन होती है, जैसे अपन बात करें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, अंतर्द्रव्यी जालिका, गोल्जी बॉडी, गोल्जी का है, लाइसोसोम तो लायन का है। तो ये अपन बात करें ये सारे के सारे सेल ऑर्गेनेल कैसे हैं, मेम्ब्रेन वाले हैं। जिस हो सकता है उसके अंदर एक मेम्ब्रेन हो, जैसे नीचे वाले तीनों जो मैंने लिखे इनके अंदर कितनी मेम्ब्रेन होती है, एक मेम्ब्रेन होती है। आगे अपन देखने वाले हैं, घबराने की जरूरत नहीं है। और माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, इन दोनों के अंदर कितनी मेम्ब्रेन होती हैं, 2 मेम्ब्रेन होती हैं। तो दोस्तों ये जो भी मेम्ब्रेन रखने वाले अपने सेल ऑर्गेनेल्स हो गए, ये प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर एब्सेंट होंगे। जबकि अपन यूकैरियोटिक में देखें तो इसमें तो ये मिलते ही अपन पढ़ते हैं। तो यूकैरियोटिक सेल के अंदर सारे के सारे जो सेल ऑर्गेनेल हैं वो क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। चलिए दोस्तों, तो थर्ड पॉइंट आपको क्लियर होगा। फोर्थ पॉइंट है न्यूक्लियस, और इस पॉइंट में से मैं आपसे बात कर चुका हूँ अपने लास्ट लेक्चर के लास्ट में, अंत में। तो यहाँ पे न्यूक्लियस की बात करें तो न्यूक्लियस के यहाँ पे मैंने इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर लिया है। जो न्यूक्लियस के अंदर जो भी चीज़ें मिलती हैं उनके बेस पे अपन यहाँ पे डिफरेंस पढ़ने वाले हैं। जैसे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ। बताइए न्यूक्लियर मेम्ब्रेन किस में होती है, प्रोकैरियोटिक में प्रेजेंट होती है, एब्सेंट होती है, बताइए। तो मैंने आपको बताया था प्रोकैरियोटिक, प्रो का मतलब क्या था, पुरानी, एंशिएंट, और कैरियन का मतलब क्या बताया था मैंने, न्यूक्लियस, पुराना न्यूक्लियस। और वो पुराना न्यूक्लियस क्यों था, क्योंकि उसके अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या थी, एब्सेंट थी। क्लियर है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट थी तभी तो वो क्या था, प्रोकैरियोटिक था। उसका नाम भी प्रोकैरियोटिक क्यों पड़ा है, क्योंकि उसके अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या थी, एब्सेंट थी। और यूकैरियोटिक के अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या होती है, प्रेजेंट होती है। बात कर चुके हैं अपन, क्लियर है? और इसी के बेस पर अपन ने प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक 2 पार्ट डिवाइड किए थे। चलिए नेक्स्ट मैं आपको बता रहा हूँ न्यूक्लियोलस, केंद्रिका। केंद्रिका न्यूक्लियोलस क्या है, केंद्र के अंदर ही पाए जाने वाली, न्यूक्लियस के अंदर ही पाए जाने वाली एक डेंस स्ट्रक्चर है। ठीक है, जो यूकैरियोटिक सेल के अंदर तो प्रेजेंट होगी और प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर क्या होगी दोस्तों, एब्सेंट होगी। तो सेकंड पॉइंट न्यूक्लियस का समझ में आया, कोई दिक्कत इसमें? चलिए, तो न्यूक्लियस के अंदर पहला हो गया न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, प्रोकैरियोटिक में एब्सेंट, यूकैरियोटिक में प्रेजेंट। न्यूक्लियोलस प्रोकैरियोटिक में एब्सेंट और यूकैरियोटिक में प्रेजेंट। हिस्टोन प्रोटीन, दोस्तों हिस्टोन प्रोटीन क्या है? हिस्टोन प्रोटीन कुछ नहीं है, एक एल्केलाइन प्रोटीन होती है, एक क्षारीय प्रोटीन होती है, जो कहाँ पर मिलती है, जो न्यूक्लियस के अंदर पाई जाती है। और न्यूक्लियस के अंदर जो गुणसूत्र होते हैं, क्रोमोजोम होती है, उनको बांध कर रखती है। देखिए दोस्तों, क्रोमोजोम किसका बना होता है, गुणसूत्र किसका बना होता है, हम आगे पढ़ेंगे भी इसको डिटेल में, अभी मैं जस्ट आपको जनरल बता रहा हूँ। क्रोमोजोम जो है, गुणसूत्र जो है, वो किसका बना है, डीएनए का। किसका बना है, डीएनए का। मेन क्या है उसके अंदर, डीएनए है, ठीक है ना। और डीएनए कैसा होगा, एसिडिक होगा या एल्केलाइन होगा,
बताइए, एसिडिक होगा या एल्केलाइन होगा? डीएनए को अपन देख सकते हैं इसके नाम में ही, देखिए डीएनए की फुल फॉर्म क्या होती है? डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। ए का मतलब क्या है यहाँ पे? एसिड। मतलब जो डीएनए है उसकी नेचर क्या होगी? एसिडिक होगी। कैसी होगी? एसिडिक होगी, ठीक है ना। और डीएनए को बांधने का काम कौन करती है यहाँ पे? हिस्टोन प्रोटीन। मतलब न्यूक्लियस है ये, और न्यूक्लियस के अंदर मान लो ये डीएनए हो गया, और इस डीएनए को बांधने का काम कौन करेगी यहाँ पे? हिस्टोन प्रोटीन बांधने का काम करेगी। और जो हिस्टोन प्रोटीन है, बताइए एसिडिक को आपको बांधना है तो उसके अगेंस्ट वाला चार्ज यहाँ पे लाना पड़ेगा कि नहीं लाना पड़ेगा? अरे एसिडिक को अपने से बांधने का काम कौन कर सकता है? एल्केलाइन। मतलब हिस्टोन प्रोटीन की नेचर कैसे होती है, याद रखना, एल्केलाइन। कैसी नेचर होती है? एल्केलाइन या फिर क्षारीय नेचर होती है। तो हिस्टोन प्रोटीन कैसी होगी? एल्केलाइन। डीएनए कैसा हो गया? एसिडिक हो गया। दोनों आपस में बंध जाते हैं और न्यूक्लियोसोम बनाते हैं। न्यूक्लियोसोम क्या है सर? अब ये क्या बोल दिया आपने? तो ये अपन आगे डिस्कस करने वाले। न्यूक्लियोसोम क्या होता है, हिस्टोन प्रोटीन क्या होती है, न्यूक्लियस के अंदर क्या क्या होता है और कैसे बनते हैं, ये अपना आगे का टॉपिक है। जस्ट मैं आपको भी बताना चाह रहा हूँ कि यहाँ पर जो हिस्टोन प्रोटीन है, जो हिस्टोन प्रोटीन है वो प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर क्या होगी? एब्सेंट होगी। और यूकैरियोटिक सेल के अंदर क्या होगी दोस्तों? प्रेजेंट होगी। ये चीज़ आपकी क्लियर हो जानी चाहिए। तो न्यूक्लियस के अपन ने तीनों पॉइंट देख लिए। तीनों पॉइंट में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इधर क्या हो गई? एब्सेंट। इधर क्या हो गई? प्रेजेंट। न्यूक्लियस के अंदर क्या, इधर क्या हो गई? एब्सेंट। इधर क्या हो गई? प्रेजेंट। हिस्टोन प्रोटीन इधर क्या हो गई? एब्सेंट। इधर क्या हो गई? प्रेजेंट हो गई। चलिए दोस्तों, तो ये चौथा पॉइंट भी अपना क्लियर हो जाता है प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल के बीच में डिफरेंस के वे में। नेक्स्ट है अपना राइबोसोम। तो दोस्तों राइबोसोम की बात करें तो राइबोसोम क्या है? राइबोसोम भी एक सेल ऑर्गेनेल होता है, कोशिकांग होता है, ठीक है ना। क्या होता है? सेल ऑर्गेनेल होता है, कोशिकांग होता है। लेकिन इसके अंदर मेम्ब्रेन होगी या नहीं होगी? बताइए, मेम्ब्रेन होगी या नहीं होगी? इसके अंदर मेम्ब्रेन नहीं होगी दोस्तों। इसके अंदर राइबोसोम के अंदर मेम्ब्रेन नहीं होगी, क्योंकि अपन पहले ही क्लियर कर चुके हैं कि कोई भी मेम्ब्रेन वाला सेल ऑर्गेनेल, कोई भी झिल्ली युक्त कोशिकांग प्रोकैरियोटिक में होगा या नहीं होगा? नहीं होगा। प्रोकैरियोटिक में वो नहीं होगा। जैसे अपन यहाँ पे पढ़ा था, कोई भी झिल्ली युक्त कोशिकांग, कोई भी मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनेल प्रोकैरियोटिक में तो होगा ही नहीं। मतलब जो भी मिलेगा, सेल ऑर्गेनेल मिलेगा, वो कैसा होगा? वो कैसा होगा? विदाउट मेम्ब्रेन होगा। कैसा होगा? विदाउट मेम्ब्रेन होगा। तो राइबोसोम की बात करें, देखो होगा तो सही, राइबोसोम की बात करें तो प्रोकैरियोटिक में होगा तो सही, और यूकैरियोटिक में भी ये मिलता है। लेकिन जो राइबोसोम प्रोकैरियोटिक में मिल रहा है वो कैसा है? वो 70S है। कैसा है? 70S, 70S है। जबकि यूकैरियोटिक के अंदर वो कैसा मिलता है? 80S। सर ये एस क्या है? बहुत कंफ्यूजिंग होता है सर, ये एस लगता है जो राइबोसोम के पीछे। तो बेटा एस क्या होता है? ये श्वेत वर्ग यूनिट होती है। क्या होती है? श्वेत वर्ग यूनिट होती है। और इस श्वेत वर्ग यूनिट की हेल्प से अपन राइबोसोम की डेंसिटी को, डेंसिटी मतलब उसके घनत्व को, उसके वेट को एक तरह से अपन बोल सकते हैं मीज़र करने के लिए अपन ने जो यूनिट यहाँ पे रखी है, राइबोसोम के अंदर जो उसकी डेंसिटी को मेजर करने के लिए जो यूनिट रखी है वो क्या है? एस मतलब श्वेत वर्ग यूनिट होती है। मतलब अपन कह सकते हैं जो राइबोसोम प्रोकैरियोटिक के अंदर मिल रहा है वो कैसा है? लेस डेंस है, मतलब कम घनत्व रखने वाला है। और जबकि यूकैरियोटिक के अंदर मिल रहा है वो कैसा है? ज़्यादा घनत्व रखने वाला होता है। और दोस्तों राइबोसोम का काम क्या होता है? राइबोसोम का काम मैं आपको, अपन एक एक सेल ऑर्गेनेल को डिटेल में भी पढ़ने वाले हैं आगे। हर सेल ऑर्गेनेल डिटेल में आएगा, हर कोशिकांग डिटेल में आएगा। लेकिन अभी आप याद रख लो इतना सा कि राइबोसोम मतलब प्रोटीन। जहाँ पर राइबोसोम होगा वहाँ पर वो क्या बनाएगा? प्रोटीन बनाएगा। ये चीज़ अभी याद रखना। तो दोस्तों बताइए, प्रोकैरियोटिक के अंदर जो राइबोसोम है वो कैसा है? 70S है। और जो यूकैरियोटिक है उसके अंदर राइबोसोम है वो कैसा है? 80S है। तो यहाँ पे अपन ने ये 5 डिफरेंस देख लिए प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल के बीच में। अब अपन देखने जा रहे हैं नेक्स्ट है ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सत्य लैंगिक जनन। तो अपन बात करें प्रोकैरियोटिक के अंदर सत्य लैंगिक जनन, ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है दोस्तों? एब्सेंट होता है, याद रखना। और जबकि यूकैरियोटिक के अंदर क्या होता है? प्रेजेंट होता है। सर ये ट्रू क्या हो गया? ट्रू फॉल्स। ट्रू फॉल्स से क्या समझते हो आप? सत्य से क्या समझते हो? असत्य से क्या समझते हो? तो ये दिमाग में हमारे क्वेश्चन रहना चाहिए कि ट्रू का मतलब क्या है? जहाँ पर गैमेट्स प्रॉपर बन रहे हैं और दोनों गैमेट्स का मतलब गैमेट्स बन रहे हैं, फीमेल गैमेट और मेल गैमेट दोनों बन रहे हैं, और दोनों गैमेट्स का प्रॉपर क्या हो रहा है? फ्यूजन हो रहा है, और दोनों मिलके आपस में क्या बना रहे हैं?
जायगोट, दोनों मिलकर क्या बनाते हैं आपस में, जायगोट बनाते हैं। अगर ये प्रोसेसिंग कहीं पर हो रही है कि गैमेट बने, मेल का मेल का जो गैमेट है वो अलग बन रहा है, फीमेल का गैमेट है वो अलग बन रहा है, और दोनों गैमेट्स का आपस में फ्यूजन हो गया, वो जायगोट एक युग्मनज बना रहे हैं जो एक फर्स्ट सेल होती है किसी भी बॉडी की, तो दोस्तों वहाँ पे अपन कह सकते हैं वहाँ पे ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रेजेंट होता है। लेकिन अगर वहाँ पे गैमेट आपस में मिल गया, फिर गैमेट का निर्माण ही नहीं हो रहा, किसी अलग तरीके से, जैसे कॉन्जुगेशन, किसी अलग तरीके से कहीं पे क्या मिल रहा है, किसी अलग तरीके से कहीं पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मिल रहा है, तो उसको अपन ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं कहते। अपन बैक्टीरिया जब पढ़ते हैं तो वहाँ पे अपने पता चलता है कि यहाँ पे ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे नहीं है। तो अभी आपको जो पॉइंट याद रखना है वो यही है कि प्रोकैरियोटिक के अंदर ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या हो गया, एब्सेंट हो गया, और यूकैरियोटिक के अंदर प्रेजेंट हो गया। यूकैरियोटिक में ह्यूमन भी आता है, तो ह्यूमन का जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो कैसा हो गया, ट्रू हो गया। जो प्लांट्स हैं, प्लांट्स का जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो कैसा हो गया, ट्रू हो गया। लेकिन जो बैक्टीरिया है, जो जीवाणु है, उसका जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो क्या होता है, ट्रू नहीं होता। या तो उसके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता ही नहीं है, होता है तो वो बहुत ही अपन कह सकते हैं कि वो ट्रू नहीं होता, फॉल्स होता है, क्योंकि उसके अंदर गैमेट्स प्रॉपर नहीं बनते। चलिए दोस्तों आगे अपन बात करें एग्जाम्पल की। एग्जाम्पल में अपन बात पहले भी कर चुके हैं और फिर मैं आपको बताता हूँ। इसके अंदर अपन कह सकते हैं कि बैक्टीरिया, जीवाणु, और बैक्टीरिया भी मैंने आपको दो बताए थे, एक तो यू बैक्टीरिया और एक आर्की बैक्टीरिया, ये अपन ने बात की थी। अगला है साइनोबैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, नील हरीश शैवाल, दूसरा एग्जाम्पल यहाँ पे आ जाता है। और थर्ड है माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा को दोस्तों एक नाम और आपको याद रखना है जो एनसीईआरटी के अंदर दे रखा है। माइकोप्लाज्मा का सेकंड नेम आपको जो याद रखना है वो है पीपीएलओ, प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, ये नाम भी आपको याद रखना है। और ये सबसे छोटी लिविंग सेल है दोस्तों। माइकोप्लाज्मा को क्या माना गया है, सबसे छोटी लिविंग सेल माना गया है। तो ये क्या हो गई, अपनी सबसे छोटी लिविंग सेल हो जाती है, कौन, माइकोप्लाज्मा, पीपीएलओ। तो ये तीन एग्जाम्पल आपको यहाँ पे याद रखने जो किसके अंदर रखे गए हैं, जो किसके अंदर रखे जाते हैं, मोनेरा के अंदर रखे जाते हैं। अब यहाँ पे अपन बात करें किसकी, यहाँ पे बात करते हैं अपन यूकैरियोटिक की। तो यूकैरियोटिक के अंदर मैं आपको 4 किंगडम पहले ही क्लियर कर चुका हूँ, कौन कौन से आ गए। एक तो प्रोटिस्टा, दूसरा फंजाई हो गया, तीसरा कौन सा हो गया, प्लांटी, और चौथा कौन सा हो गया, एनिमेलिया। ये 4 एग्जाम्पल अपने यहाँ पे सेट हो जाते हैं। चलिए दोस्तों, तो अपना यहाँ पे अपन ने अपना डिफरेंसेस बिटवीन प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल जो टॉपिक था, जिसमें से आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें से पूछे जा सकते हैं। आपको क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा के भी पूछा जा सकता है, तो वो आपको आना चाहिए, वो आपके क्लियर होना चाहिए। जैसे आपसे यही पूछ लिया मेम्ब्रेन वाले सेल ऑर्गेनेल किसके अंदर एब्सेंट होते हैं, इसमें से तो प्रोकैरियोटिक के अंदर एब्सेंट होते हैं। ये चीज़ आपको बुक्स में नहीं मिलेगी, लेकिन आपको पता होनी चाहिए कि मेम्ब्रेन वाले सेल ऑर्गेनेल से ये क्या पूछना चाह रहा है, राइबोसोम को लेके ये आपसे पूछा जा सकता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं अपना, कौन सा, सेल थ्योरी, कोशिका सिद्धांत। ये अपना जनरल इंट्रोडक्शन और प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक के बीच में डिफरेंस था वो कंप्लीट होता है। अब अपना अगला टॉपिक आता है सेल थ्योरी, कोशिका सिद्धांत। तो दोस्तों सेल थ्योरी, कोशिका सिद्धांत कुछ नहीं है, ये कोशिका सिद्धांत भी हमें एक तरह से अपन मान सकते हैं कि सेल का मीनिंग समझाती है, कोशिका का अर्थ समझाती है। तो यहाँ पे अपने 3 साइंटिस्ट हैं दोस्तों, सेल थ्योरी में एनसीईआरटी में जो दे रखा है वहाँ पे 3 साइंटिस्ट हैं, और 3 साइंटिस्ट के ऊपर ही आपसे कोई क्वेश्चन पीएमटी के अंदर पूछा जा सकता है, और कई बार पूछा भी गया है। आप जैसे 2000 बाद के पेपर देखेंगे तो उसके अंदर भी आपको क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिलेंगे, 3 साइंटिस्ट में से ही किसी से पूछ लिया जाता है। जैसे एम्स 2011 के अंदर ये क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया था, वो क्वेश्चन भी आपको मैं आगे बताने वाला हूँ कि वो क्वेश्चन क्या पूछा था। तो यहाँ पे अपन देख सकते हैं 3 साइंटिस्ट आते हैं, उसमें सबसे पहले साइंटिस्ट हैं मैथियस जैकब स्लाइडेन। तो स्लाइडेन साइंटिस्ट आते हैं 1838 के अंदर, इन्होंने बात की थी सेल के बारे में। तो ये जर्मन बोटेनिस्ट हैं। एक नेक्स्ट साइंटिस्ट आएंगे कौन से, थियोडर स्वान, और ये क्या हो गए अपने, ये अपने हो गए मैथियस जैकब स्लाइडेन। तो जर्मन बोटेनिस्ट हैं, तो जर्मन बोटेनिस्ट हैं तो ये किसके बारे में बात करेंगे, ज़्यादा प्लांट्स के बारे में बात करेंगे। तो इन्होंने सबसे पहले बहुत सारे प्लांट्स की स्टडी की, स्टडी वेरियस प्लांट्स एंड टोल्ड दैट ईच प्लांट बॉडी इज मेड अप ऑफ सेल्स। इन्होंने विभिन्न पादपों का अध्ययन किया तथा बताया कि प्रत्येक पादप का शरीर अनेक कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। अब कई बच्चों को यहाँ पे क्या लगता है, बहुत फनी लगता है कि सर यहाँ पे क्या नई बात बता दी, ये तो हमें पता ही है। बेटा हमें पता है, लेकिन अपन 1838 की बात करें तो ये काफ़ी पुरानी बात हो जाती है, और वहाँ पे सेल के बारे में जस्ट ऐसे मान सकते हैं कि अभी डिस्कवरी चल ही रही थी, तो वहाँ पे ये काफ़ी नई बात थी। तो इसलिए
अपन यहाँ पे कह सकते हैं कि स्लाइडेन जी का सेल थ्योरी या फिर कोशिका सिद्धांत देने में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका है कि जो प्लांट्स हैं उनकी बॉडी किससे बनी होती है, सेल से मिलके बनी होती है। फिर आते हैं थियोडोर स्वान, ये भी जर्मन जूलॉजिस्ट हैं, लेकिन ये थियोडोर स्वान जो है वो क्या है, जर्मन जूलॉजिस्ट हैं। इसको आप पता है एक फनी सी ट्रिक से याद रख सकते हैं कि सर स्लाइडेन बोटेनिस्ट हैं, इस पर क्वेश्चन आता है। जो स्लाइडेन है वो बोटेनिस्ट हैं और स्वान क्या है, जूलॉजिस्ट हैं। तो इस पर फनी सी एक ट्रिक से आप याद रख सकते हो कि कौन बोटेनिस्ट है और कौन जूलॉजिस्ट है। तो बताइए दोस्तों, हमारी संस्कृत के अंदर स्वान का मतलब क्या होता है? स्वान का मतलब होता है डॉग। और डॉग बताओ किसका पार्ट हो गया, जूलॉजी का या बॉटनी का? ये जस्ट ट्रिक है, एक ट्रिक के बेस पे आपको बता रहा हूँ। तो किसका पार्ट हो गया, ये जूलॉजी का पार्ट हो गया। तो ये क्या हो गया, जर्मन जूलॉजिस्ट हो गए, ठीक है ना। तो इन्होंने क्या किया, थियोडोर स्वान ने study various animal cells and told that animal and plant cells show various similarities in terms of internal composition। अपन कह सकते हैं कि जो जूलॉजिस्ट है इन्होंने क्या बताया, बहुत सारी जंतु कोशिकाओं का अध्ययन किया, उसके बाद कुछ प्लांट सेल का भी अध्ययन किया और उनके अंदर इन्होंने क्या शो की, वेरियस सिमिलरिटीज़, कुछ सिमिलरिटीज़ बताई और बोला कि जो प्लांट्स की बॉडी है वो भी किसकी बनी होती है, सेल से मिलके बनी होती है। और स्लाइडेन और स्वान दोनों ने आपस में मिलकर क्या दे दी, हमें सेल थ्योरी दे दी। क्या दे दी, सेल थ्योरी दे दी, कोशिका सिद्धांत दे दिया, ठीक है ना। स्लाइडेन एंड स्वान आपस में क्या दे देते हैं, हमें सेल थ्योरी दे देते हैं। लेकिन जो यहाँ पे इनका ड्रॉबैक था इनकी सेल थ्योरी का, वो था कि ये नई सेल कैसे बनती है, नई कोशिका का निर्माण कैसे होता है। आप लोग लग रहा होगा सर हमें तो पता है, हमें पता है, लेकिन उस टाइम किसी को नहीं पता था। तो ये हमें नई सेल का बनना, न्यू सेल का फॉर्मेशन, नई सेल का डिवीज़न कैसे होगा, उसको ये यहाँ पे नहीं एक्सप्लेन कर पाए, ठीक है ना। तो अपन कह सकते हैं कि इनका ड्रॉबैक क्या था इनकी थ्योरी का, कि इनके द्वारा नई कोशिका का निर्माण, न्यू सेल फॉर्मेशन को एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे, ये अनेबल थे उसको एक्सप्लेन करने में, ये इनका ड्रॉबैक था। तो इसी ड्रॉबैक को क्या है कि स्वान ने ऐसे कहा और स्लाइडेन ने ऐसे कहा, प्लांट के बारे में बात कर ली, एनिमल के बारे में बात कर ली, सेल के बारे में बता दिया कि इन दोनों की बॉडी किसकी बनी होती है, सेल से मिलके बनी होती है। लेकिन यहाँ पे जो दिक्कत आ रही थी वो किस में आ रही थी कि नई सेल कैसे बनेगी। तो इन दोनों साइंटिस्ट को, एक साइंटिस्ट थे, जस्ट मैं ट्रिक के बेस पे बता रहा हूँ कि दोनों साइंटिस्ट को देख रहे थे, एक तीसरे साइंटिस्ट बैठ के, उनका नाम था रुडोल्फ विर्चो। अपने नेक्स्ट साइंटिस्ट कौन से हैं, रुडोल्फ विर्चो। वो इनको देख रहे थे कि स्लाइडेन जी ये कह गए, चलो अच्छी बात है, स्वान जी ये कह गए, चलो अच्छी बात है। तो उनको देख के कि ये नई सेल को नहीं बता पा रहे हैं, तो रुडोल्फ विर्चो क्या हो गए, बिरच गए। बिरचने का मतलब क्या होता है, नाराज़ हो गए कि यार तुमसे क्या है, तुमसे ये तो बताया नहीं गया कि नई सेल कैसे बनती है। तो बिरचने के बाद रुडोल्फ विर्चो ने क्या बताया दोस्तों, जस्ट ट्रिक के बेस पे मैंने बताया था। तो रुडोल्फ विर्चो ने यहाँ पे क्या बोला, एक सेंटेंस दिया जो पीएमटी में कई बार पूछा गया है। ये सेंटेंस जो रुडोल्फ विर्चो द्वारा 1855 में दिया गया, ये सेंटेंस कई बार हमसे पीएमटी में पूछा गया है। वो सेंटेंस क्या था, ओमनिस सेल्यूलाई सेल्यूला। क्या था दोस्तों, ओमनिस सेल्यूलाई सेल्यूला। और जिसका मतलब क्या होता है, न्यू सेल्स फॉर्म्ड बाय द डिवीजन ऑफ प्रीवियस सेल्स। नई कोशिकाओं का निर्माण पुरानी कोशिकाओं के विभाजन के द्वारा होता है। ये चीज़ हमें किसने बोली, रुडोल्फ विर्चो ने 1855। तो अब तीनों ने मिलके फिर लास्ट में, रुडोल्फ विर्चो ने मिलके, मतलब रुडोल्फ विर्चो जी ने फिर क्या कर दिया, लास्ट में सेल थ्योरी को अच्छे से एक्सप्लेन करके बता दिया, जो कमी थी उसको पूरा कर दिया कि नई सेल कैसे बनती है, पुरानी सेल के डिवीजन से बनती है। और लास्ट में जो पॉइंट सेल थ्योरी के आते हैं, जो हमें एनसीईआरटी में दे रखे हैं 2 पॉइंट, वो पॉइंट कौन कौन से हैं कि ऑल ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ सेल एंड सेल्यूलर प्रोडक्ट्स। सभी जीव कोशिका एवं कोशिकाओं के उत्पादों से मिलकर बने होते हैं। पहला पॉइंट ये निकल के आता है कि नहीं आता। इसमें भागीदारी किसकी थी, स्लाइडेन स्वान की थी। और फिर सेकंड क्या है, ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। नई कोशिकाओं का निर्माण पूर्ववर्ती कोशिकाओं के विभाजन से होता है। ये चीज़ क्लियर है, ठीक है ना, ये अपन पढ़ चुके हैं। और ये सेंटेंस किसने दिया बताइए, इसके बारे में किसने बताया डिटेल में, साइंटिस्ट का नाम क्या हो जाएगा, रुडोल्फ विर्चो। कब बताया, 1855 में। कैसे बताया कि प्री एग्जिस्टिंग सेल से डिवीजन से क्या बनेगी, न्यू सेल बनेगी, ठीक है। तो 2 पॉइंट्स आपको याद रहेंगे अच्छे से।
ये अपनी सेल थ्योरी हो गई। बताइए सेल थ्योरी में क्या क्या पढ़ा। 3 साइंटिस्ट आए। सबसे पहले मैथियस लाइडेन आए, जो क्या थे, जर्मन बोटेनिस्ट थे। इन्होंने क्या बताया कि जो प्लांट्स के ऊपर स्टडी करके जो नई सेल बनेगी वो क्या बनेगी, पुरानी सेल सॉरी जो पूरा का पूरा जो प्लांट की बॉडी बनी होती है वो किससे मिलकर बनी होती है, डिफरेंट सेल से बनी होती है। फिर आते हैं स्वान। स्वान ने क्या क्या थे, जर्मन जूलॉजिस्ट थे। इन्होंने क्या किया, इन्होंने बताया कि एनिमल्स की बॉडी जो होती है वो किससे बनी होती है, सेल से बनी होती है। और प्लांट सेल के ऊपर भी स्वान जी ने स्टडी की। इन्होंने क्या बताया प्लांट सेल के बारे में, वहाँ पे भी इन्होंने बताया कि उनकी बॉडी भी किससे बनी होती है, सेल से मिलकर बनी होती है। और फिर क्या बताया कि प्लांट सेल, प्लांट की बॉडी और एनिमल की बॉडी में क्या होती है, सिमिलरिटी होती है। ये भी चीज़ इन्होंने हमें यहाँ पे बताई। फिर क्या आते हैं, लेकिन दोनों साइंटिस्ट क्या थे, नई सेल के बनने की प्रक्रिया को, प्रोसेस को नहीं समझा पा रहे थे, तो इनका क्या था, ड्रॉबैक था। फिर साइंटिस्ट कौन से आते हैं, रुडोल्फ विर्चो। उन्होंने एक सेंटेंस दिया, नाम क्या था, ओमनी सेल्यूलाई सेल्यूला। ओमनी सेल्यूलाई सेल्यूला का मतलब क्या होता है, नई सेल जो होती है, न्यू सेल जो होती है वो किससे बनती है, प्री एग्जिस्टिंग सेल से बनती है। पुरानी सेल से ही डिवीजन के द्वारा वो बनाई जाती है। फिर 2 पॉइंट्स हैं ये आपको सेल थ्योरी के यहाँ पे याद रखने हैं दोस्तों। सेल थ्योरी में से इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं जाएगा, ये मैं गारंटी के साथ यहाँ पर कह सकता हूँ। आपको सिर्फ ये 3 साइंटिस्ट के नाम और इन्होंने क्या किया ये आपको याद होना चाहिए। अब यहाँ पे बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो हमें नहीं बताया जाता, या बताया जाता है तो हमें उसको एक्सप्लेन नहीं किया जाता, उसको समझाया नहीं जाता, तो वो चीज़ क्या है, वो क्वेश्चन मान सकते हैं, वो चीज़ क्या है। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि वायरस इज़ द एक्सेप्शन ऑफ सेल थ्योरी। विषाणु कोशिका सिद्धांत का अपवाद होता है। विषाणु वायरस, हाँ वो ये कोरोना वायरस, तो उसको भी यहाँ पे मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूंगा। तो वायरस जो हैं, जितने भी वायरस हैं, जितने भी विषाणु हैं, उनको सेल थ्योरी का क्या माना गया है, एक्सेप्शन। अरे भाई एक्सेप्शन है तभी तो इतनी तबाही मचा रखी है। कैसे एक्सेप्शन होता है सर, इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दीजिए। चलिए मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ यहाँ पे कि वायरस जो है वो सेल थ्योरी को क्यों नहीं मानता। जो विषाणु है वो सेल थ्योरी को, कोशिका सिद्धांत को क्यों नहीं मानता, इसको मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करूँगा। सीधी सी बात है कि वायरस जो है वो सेल थ्योरी को क्यों नहीं मानता, क्योंकि वो सेल है ही नहीं, वो कोशिका है ही नहीं। भाई सेल को मारने का तो बहुत तरीका है हमारे पास, कोशिका तो हम मार सकते हैं, लेकिन जो सेल है ही नहीं, जो सेल थ्योरी को मानता ही नहीं है, कोशिका ही नहीं है, उसको अपन कैसे मारें। तभी तो अभी फ़िलहाल में कोरोना वायरस ने इतना ज़्यादा तबाही मचा रखी है, क्योंकि वो सेल ही नहीं है। वायरस कोई भी सेल नहीं होता, और वायरस को ट्रीट करना इसीलिए बहुत टफ हो जाता है, क्योंकि वायरस को मारा नहीं जा सकता, क्योंकि वो तो ऑलरेडी सेल के बाहर मरा हुआ ही होता है। आपको पता होना चाहिए, क्योंकि वायरस जो होता है वो क्या है, नॉन लिविंग और लिविंग के बीच की क्या है, कनेक्टिव लिंक होती है। वायरस क्या हो गया, लिविंग और नॉन लिविंग के बीच की क्या होती है, कनेक्टिव लिंक होती है। मतलब वो जिंदा भी है, वो मरा हुआ भी है। सर क्या बात कर रहे हो, हाँ बिल्कुल सही है। अगर कोई वायरस सेल के अंदर है, किसी लिविंग सेल के अंदर है, किसी मान लो ह्यूमन है, एनिमल है, प्लांट है, किसी भी ऑर्गेनिज्म की सेल के अंदर है, तो वो लिविंग है, जिंदा है। और सेल से बाहर आते ही, एनवायरनमेंट में बाहर सेल से आते ही वो क्या हो जाता है, डेड हो जाता है। तो इसको क्या माना गया है, इसे क्या माना गया है बेटा, इसे लिविंग और नॉन लिविंग के बीच की कनेक्टिव लिंक यहाँ पे माना गया है। किसको, वायरस को। चलो ये बात तो हो गई। तो फिर ये सेल थ्योरी का एक्सेप्शन कैसे है, क्योंकि ये सेल है ही नहीं। अब आपको पता होगा कि एक सेल जो है उसके अंदर क्या क्या होना चाहिए, बताओ। एक सेल के अंदर यहाँ पे क्या क्या होना चाहिए। एक सेल के अंदर यहाँ पे अपन बात कर सकते हैं, एक सेल के अंदर जो चीज़ें होनी चाहिए वो क्या है, सबसे बाहर तो क्या होती है, सेल मेम्ब्रेन। सबसे बाहर क्या होती है, सेल मेम्ब्रेन। बीच में क्या होता है, न्यूक्लियस। क्या होता है, न्यूक्लियस। और ये चीज़ क्या भरी हुई है, साइटोप्लाज्म। और साइटोप्लाज्म के अंदर बहुत सारे क्या होते हैं, सेल ऑर्गेनेल, कोशिकांग। यहाँ पे क्या होते हैं, बहुत सारे कोशिकांग, सेल ऑर्गेनेल होते हैं, ठीक है ना। तो ये एक सेल के लिए ज़रूरी चीज़ें हैं जो चाहिए। अब वायरस के अंदर यही नहीं होती। जैसे मैं बात करूँ यहाँ पे वायरस के अंदर क्या क्या नहीं होता, एसेंशियली इंट्रासेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है, कांट डिवाइड फ्रीली। पहली बात तो इसमें देखो, अपन बात करें, कोई भी कोशिकांग नहीं मिलेगा इसमें। जो सेल ऑर्गेनेल यहाँ पे मिलते हैं सेल के अंदर, वायरस के अंदर ऐसा कोई भी सेल ऑर्गेनेल, जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की मैंने बात की थी, अंतर्द्रव्य जालिका, लाइसोसोम, राइबोसोम, ठीक है ना, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, ऐसा कोई भी सेल ऑर्गेनेल कोई भी यहाँ पे नहीं मिलेगा। भाई जब सेल ऑर्गेनेल ही नहीं है तो वो कैसी सेल, वो कैसी कोशिका जो कोशिकांग ही नहीं रखती है। तो पहली चीज़ तो ये समझ में आ गई कि वायरस के अंदर कोई भी ऐसी चीज़ नहीं होती, कोशिकांग नहीं होता। दूसरा अपन कह सकते हैं एक सेल में क्या कैरेक्टर होता है, एक सेल में कैरेक्टर होता है कि वो स्वतंत्र रूप से विभाजित हो सकती है।
एक सेल जो होगी वो एसेंशियली क्या होती है, डिवाइड हो सकती है फ्रीली किसी दूसरी सेल पे या फिर किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म की सेल पे डिपेंड हुए बिना। लेकिन अपना जो यहाँ पे वायरस है वो डिवाइड नहीं हो सकता फ्रीली। मतलब मैंने जैसे अभी आपको बताया कि एनवायरनमेंट के अंदर, वातावरण के अंदर वायरस कैसे बिहेव करता है, एक डेड पार्टिकल की तरह बिहेव करता है। वो सेल के बाहर मरा हुआ माना जा सकता है उसको, तो सेल के बाहर फिर वो डिवाइड भी नहीं हो सकता, ठीक है ना। उसे डिवाइड होने के लिए क्या चाहिए, उसे डिवाइड होने के लिए एक लिविंग सेल, जीवित कोशिका की आवश्यकता होती है, ठीक है। तो यहाँ पे अपन कह सकते हैं एसेंशियली इंट्रासेल्युलर ऑर्गेनिज्म होता है, आवश्यक रूप से अंतः कोशिकीय परजीवी होता है, और वो फ्रीली डिवाइड नहीं हो सकता, वो मुक्त रूप से विभाजित नहीं हो सकता। मुक्त रूप से मतलब क्योंकि उसे किसकी ज़रूरत है, वायरस को एक सेल की ज़रूरत है, एक कोशिका की ज़रूरत है। एक कोशिका उसके पास होगी तभी वो क्या हो पाएगा, तभी वो डिवाइड हो पाएगा। जब तक उसके पास एक कोशिका नहीं है किसी दूसरे की, प्लांट की, एनिमल की, किसी की भी कोशिका नहीं है, तब तक वो डिवाइड नहीं करेगा, ठीक है ना। लेकिन हम किसी भी सेल की अपन बात करें, अपनी बॉडी की सेल की बात करें, ह्यूमन की बॉडी की सेल की बात करो, तो उसे किसी और की ज़रूरत है क्या, हमें किसी हाथी की ज़रूरत है क्या, हमें किसी और ऑर्गेनिज्म, किसी प्लांट की ज़रूरत है क्या डिवाइड होने के लिए? नहीं, हमारी सेल तो खुद ही डिवाइड होती है, लेकिन वायरस ऐसा नहीं कर सकता। दूसरा पॉइंट, सेल मेम्ब्रेन। वायरस के अंदर कोई भी सेल मेम्ब्रेन नहीं होती। मैंने अभी आपको ऊपर बताया था कि एक सेल है तो उसके पास सेल मेम्ब्रेन होना बहुत ज़रूरी है, तभी उसको अपन सेल मानेंगे। साइटोप्लाज्म नहीं होता, कोई भी एंजाइम, इंपॉर्टेंट एंजाइम नहीं होता। थोड़े बहुत एंजाइम मिलते हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट एंजाइम जो होते हैं सेल के पास, वो इसके पास नहीं होते। और अदर सेल्यूलर कंपोनेंट, अदर कोशिकीय उत्पाद भी यहाँ पे नहीं पाए जाते। दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट अपन बात करें कि यहाँ पे ओनली वन न्यूक्लिक एसिड होता है, या तो डीएनए होगा या फिर आरएनए होगा। अपन अपनी नॉर्मल सेल की बात करें तो क्या होता है दोस्तों, अपनी नॉर्मल सेल के अंदर तो क्या होता है कि डीएनए भी होगा और आरएनए भी होगा, दोनों हमारी सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं। कोई भी सेल हो, बैक्टीरिया की ले लो, प्रोकैरियोटिक ले लो, यूकैरियोटिक ले लो, कोई भी सेल ले लो, उसके अंदर डीएनए और आरएनए दोनों होंगे। लेकिन वायरस के अंदर या तो आरएनए होगा या डीएनए होगा, तभी तो अपन बोलते हैं ये आरएनए वायरस है, डीएनए वायरस है। कभी भी दोनों एक साथ नहीं हो सकते। तो ये भी सेल की बात को नहीं मान रहा। तो तीनों पॉइंट हमें एक्सप्लेन करते हैं कि क्यों जो वायरस है वो सेल थ्योरी का एक्सेप्शन होता है, अपवाद होता है, ठीक है। ये चीज़ समझ में आई। अब आपके ये भी दिमाग में आ रहा होगा सर फिर वायरस के अंदर होता क्या है। कुछ नहीं है, वायरस के अंदर जो बाहर वाली लेयर होती है, एक बाहर वाली एक लेयर होती है, उसको अपन बोलते हैं कैप्सिड, जो किसकी बनी होती है, प्रोटीन की बनी होती है, ठीक है। जैसे मैं आपको यहाँ पे डायग्राम बना के बताता हूँ। जो वायरस, मान लो ये वायरस है, उसके सबसे बाहर जो मेम्ब्रेन हो गई वो क्या हो गई है, ये हो गई कैप्सिड। ये किसकी बनी होती है, ये हो गई कैप्सिड। किसकी बनी होती है, प्रोटीन की बनी होती है। और इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर, इसके बीच में क्या होता है, न्यूक्लिक एसिड होगा। या तो ये डीएनए हो सकता है, अगर ये डीएनए हो गया तो ये डीएनए वायरस कहलाएगा, और अगर ये आरएनए हो गया तो ये आरएनए कहलाएगा, आरएनए वायरस कहलाएगा, ठीक है ना। ये चीज़ें होती हैं, एक तो कैप्सिड और बीच में न्यूक्लिक एसिड। यहाँ पे कोई भी इसके अंदर साइटोप्लाज्म नहीं होगा, इसीलिए इसको क्या माना गया है, सेल थ्योरी का एक्सेप्शन माना गया है। चलिए दोस्तों, आज लेक्चर के लास्ट में मैं आपको एक क्वेश्चन बता देता हूँ जो एम्स 2011 में पूछा गया है। हु प्रपोज द सेल थ्योरी, कोशिका सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया। पहला ऑप्शन है ए बोटेनिस्ट, दूसरा है ए जूलॉजिस्ट, तीसरा है दोनों, मतलब एक बोटेनिस्ट भी थे एक जूलॉजिस्ट भी थे इसमें, और लास्ट है ए साइकोलॉजिस्ट। तो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, इसके अंदर हम बता सकते हैं ऑप्शन सी। तो दोस्तों आज का लेक्चर अपन यहीं पे ख़त्म करते हैं। तो आज के लेक्चर को एक बार मैं समराइज़ कर देता हूँ, क्या क्या पढ़ा अपन ने। सबसे पहले अपन ने प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल के बीच में डिफरेंस यहाँ पर देखा, इसके अंदर 6 डिफरेंस थे। उसके बाद अपन ने यहाँ पे एग्जांपल दे दिए। उसके बाद अपन ने सेल थ्योरी को अच्छे से एक्सप्लेन किया। सेल थ्योरी के अंदर 3 साइंटिस्ट को अपन ने ध्यान में रखा, स्लाइडेन जर्मन बोटेनिस्ट थे, स्वान जूलॉजिस्ट थे। इन्होंने किसके बारे में बताया, एनिमल्स के बारे में बताया, और दोनों ने मिलकर क्या दे दी, सेल थ्योरी दे दी। उसके बाद रुडोल्फ विर्चो आते हैं, उन्होंने एक सेंटेंस दिया, ओमनिस सेल्युला सेल्युला। उसके बाद अपन ने जो पॉइंट्स थे सेल थ्योरी के वो याद कर लिया। उसके बाद अपन ने देखा कि कैसे वायरस जो है सेल थ्योरी का एक्सेप्शन है, अपवाद है, ये चीज़ अपन ने यहाँ पे देख ली। तो दोस्तों आज का लेक्चर यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको मेरा ये लेक्चर पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।